हेलो स्टूडेंट, मैं हूं डॉक्टर कौशल मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट टीसीएल पीजी कॉलेज जांजगीर। इस वीडियो में हम बीएससी पार्ट 3 के लिए पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके अंतर्गत थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस, ये इस पार्ट का दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। फैक्टर अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स अर्थात संकुलों के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक। संकुल के स्थायित्व को कई कारक प्रभावित करते हैं, जिनमें से कुछ कारक सेंट्रल मेटल एटम की प्रकृति पर और कुछ कारक लिगेंड की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले लेते हैं नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। इसमें पहले चार्ज एंड साइज के आधार पर इस कारक को समझते हैं। सामान्यतः यह देखा गया है कि ऐसे मेटल आयन जिनमें उच्च धनावेश और छोटा साइज होता है, वे अधिक स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। इसका कारण है कि छोटा किंतु अधिक आवेश वाला धन आयन अपनी प्रकृति के अनुसार लिगेंड को अपने अधिक करीब आने देता है, जिसके फलस्वरूप मेटल आयन और लिगेंड के बीच अधिक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन पाया जाता है और अधिक स्थायी कॉम्प्लेक्स बनता है। इस फैक्ट को हम एग्जाम्पल की मदद से समझ सकते हैं। इस चार्ट में एल्केलाइन अर्थ मेटल्स के हाइड्रोक्साइड कॉम्प्लेक्स के स्थायित्व का और साइज का कंपैरिजन किया गया है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरियम ये सभी डाई पॉजिटिव मेटल आयन हैं। इनका आयनिक साइज क्रमशः 0.31, 0.65, 0.99 और 1.35 एंगस्ट्रॉम होता है। यानी ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर आने पर इनकी आयनिक साइज में वृद्धि होती है। इन कॉम्प्लेक्सों के स्टेबिलिटी कांस्टेंट या बीटा का हम कंपैरिजन करें तो पाते हैं कि बेरिलियम के लिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट का मान सर्वाधिक है 10⁻⁷। फिर मैग्नीशियम के कॉम्प्लेक्स के लिए 120, कैल्शियम कॉम्प्लेक्स के लिए 30 और बेरियम के कॉम्प्लेक्स के लिए 4 होता है। इस प्रकार से देखते हैं आयनिक साइज के वृद्धि होने से कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी में इस दिशा में कमी होती है या इस दिशा में वृद्धि होती है। आगे अब ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं जिनमें आयनिक साइज तो लगभग बराबर हो, लेकिन मेटल पे चार्ज अलग अलग हो। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स के लिए जिस कॉम्प्लेक्स में मेटल आयन पर चार्ज अधिक होता है उसके लिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट का मान अधिक होता है, और जिसपे चार्ज कम होता है वहाँ स्टेबिलिटी का कांस्टेंट का मान कम होता है। यहाँ दो एग्जांपल हैं आयरन के ही, फेरस और फेरिक कॉम्प्लेक्स यहाँ लिए गए हैं। तो फेरिक में +3 और फेरस में +2 चार्ज होता है आयरन पे। दोनों आयनों की आयनिक साइज लगभग समान है, पर स्टेबिलिटी कांस्टेंट में यहाँ स्पष्ट अंतर देखने को मिलता है। इसी प्रकार से कोबाल्ट के कोबाल्टिक और कोबाल्टस, कोबाल्टिक में +3 चार्ज और कोबाल्टस में +2 चार्ज, दोनों आयनों की आयनिक साइज लगभग समान है, पर कोबाल्टिक के कॉम्प्लेक्स के लिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट का मान हायर होता है और कोबाल्टस के लिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट का मान लोअर होता है।
ये दोनों कारक संयुक्त रूप से केंद्रीय धातु आयन की आवेश त्रिज्या अनुपात, चार्ज टू रेडियस रेशियो, जिसे आयनिक विभव या धनायन की ध्रुवण शक्ति कहा जाता है। किसी केंद्रीय धातु आयन के लिए आवेश त्रिज्या का अनुपात अधिक होने पर इस निष्कर्ष पे पहुंचा जा सकता है कि वह आयन अधिक स्थायी संकुल बनाएगा। आवेश त्रिज्या अनुपात तथा स्थायित्व के मध्य संबंध को कुछ धातु आयनों के हाइड्रॉक्सिल संकुलों के द्वारा आगे सारणी में दिखाया गया है। इस टेबल में कुछ हाइड्रॉक्सिल कॉम्प्लेक्सेस के चार्ज टू रेडियस रेशियो को दर्शाया गया है। लिथियम, कैल्शियम, निकिल, इट्रियम, थैलियम, थोरियम, एल्युमिनियम और बेरिलियम, इनके आयनिक रेडियस का मान यहाँ दिया है। इसमें ये देखेंगे हम कि कोई ग्रेजुअल इंक्रीज या डिक्रीज नहीं है, लेकिन इनके चार्ज टू रेडियस रेशियो का मान इसमें देखेंगे यहाँ स्पष्ट रूप से एक क्रम, बढ़ता हुआ क्रम दिखाई दे रहा है। इसी कारण से इन कॉम्प्लेक्सों की स्टेबिलिटी में भी एक क्रमबद्ध वृद्धि दिखाई देती है। एक ही ग्रुप के नॉन ट्रांजिशन मेटल्स के कॉम्प्लेक्स के लिए स्थायित्व का क्रम किसी एक निश्चित लिगेंड के लिए इस तरह पाया जाता है। इस क्रम में केवल एक अपवाद यह पाया जाता है कि मैग्नीशियम 2+ आयन के ईडीडी संकुल कैल्शियम 2+ आयन की अपेक्षा कम स्थायी होता है। कुछ मेटल आयन्स जिनकी आयनिक त्रिज्याएं लगभग समान होती हैं, उनका स्थायित्व का क्रम इस प्रकार होता है। ये चारों का आयनिक साइज लगभग बराबर होता है। इसी प्रकार इन तीनों का आयनिक साइज भी लगभग बराबर होता है, लेकिन इनका स्टेबिलिटी, इनके कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी इस क्रम में होता है। दूसरा पॉइंट है इसमें क्रिस्टल फील्ड इफेक्ट एंड नेचुरल ऑर्डर। इसे इरविंग विलियम ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी भी कहा जाता है। प्रथम संक्रमण श्रेणी के मैग्नीज से जिंक तक के धातु आयनों का किसी एक लिगेंड के साथ बने हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का स्थायित्व इस प्रकार होता है। इस क्रम को नेचुरल ऑर्डर या इरविंग विलियम ऑर्डर कहते हैं। यह क्रम आवेश से त्रिज्या अनुपात संकल्पना या चार्ज टू रेडियस रेशियो पर आधारित होता है। तीसरा प्रभाव है क्लास ए एंड क्लास बी मेटल्स। चेट एंड आयरलैंड नाम के साइंटिस्ट ने धातुओं को 3 वर्ग में वर्गीकृत किया। यह वर्गीकरण धातुओं के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर गुण पर आधारित हैं तथा यह वर्गीकरण धातुओं के सामान्य
ऑक्सीकरण या समान संयोजक अवस्थाओं पर ही सम्मिलित किया गया है। पहला ग्रुप आता है क्लास ए मेटल्स। इसमें हाइड्रोजन, सारे एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, स्कैंडियम से क्रोमियम, एल्युमिनियम से क्लोरीन, जिंक से ब्रोमीन, इंडियम, टिन, एंटीमनी और आयोडीन तत्व, और इसके अलावा सारे लेंथेनाइड और एक्टेनाइड तत्व शामिल हैं। ये हो गया क्लास ए मेटल्स। क्लास बी मेटल्स में रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी शामिल है। तीसरा कैटेगरी इसमें बॉर्डर लाइन मेटल्स। इस वर्ग में मैंगनीज से कॉपर, हेलियम से पोलोनियम, मॉलिब्डेनम, टेल्यूरियम, रुथेनियम, टंगस्टन, रिनियम, ऑस्मियम एंड कैडमियम आते हैं। इसी प्रकार से लिगेंडों के धातु आयनों के साथ संकलित होने की प्रवृत्ति के आधार पर भी उनका वर्गीकरण किया जा सकता है। क्लास ए मेटल आयन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने की प्रवृत्ति। ऐसे लिगेंड जिनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये लिगेंड क्लास ए मेटल आयन के साथ इसी क्रम में स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम। इन एटम वाले लिगेंड के लिए स्टेबिलिटी का क्रम क्लास ए मेटल्स के लिए इस प्रकार है। हेलोजन तत्व के लिए स्टेबिलिटी का क्रम इस प्रकार होता है। इसी प्रकार क्लास बी ये क्रम होता है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, ये दो की स्टेबिलिटी लगभग समान होती है। हेलोजनों के लिए ये क्रम होता है। क्लास ए के मेटल उन लिगेंडों के साथ स्थायी संकुल बनाते हैं जिनमें कोऑर्डिनेटेड एटम या डोनर एटम दूसरे आवर्त जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन ये होते हैं। इसी तरह से क्लास बी के धातुओं की अपेक्षित स्थायित्व क्लास ए के स्थायित्व के ठीक विपरीत होता है। नेक्स्ट चौथा पॉइंट है
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ न्यूट्रल आयन। केंद्रीय धातु आयन की ऋण विद्युतता से भी संकुलों का स्थायित्व प्रभावित होता है। ऋण विद्युतता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वह गुण है जिससे इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता उत्पन्न होती है। इस तरह से केंद्रीय धातु आयन के उच्चतम ऋण विद्युतता से उसके संकुलों का स्थायित्व अधिक होता है। इसका कारण यह है कि केंद्रीय धातु आयन तथा लिगेंड के मध्य बंध लिगेंड द्वारा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने पर बनता है। इलेक्ट्रॉन को अधिक आकर्षित करने वाले केंद्रीय धातु आयन की स्थायित्व अधिक होती है। इसके बाद देखते हैं दूसरा प्रभाव जो मेटल की स्टेबिलिटी को प्रभावित करता है, वो है नेचर ऑफ लिगेंड या लिगेंड की प्रकृति। धातु संकुल के स्थायित्व के निर्धारण में लिगेंडों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। ऐसे सभी कारक जो लिगेंड की प्रकृति को प्रभावित करते हैं वे संकुल के स्थायित्व को भी प्रभावित करते हैं। इन्हें भी अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। पहले बिंदु में लेंगे हम यानी साइज एंड चार्ज ऑफ लिगेंड। उच्च आवेशित और छोटे आकार के लिगेंड अधिक स्थायी संकुल बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए फ्लोराइड आयन क्लोराइड आयन की अपेक्षा छोटा साइज का होता है, इसलिए एक ही सेंट्रल मेटल एटम के फ्लोराइड और क्लोराइड से बने कॉम्प्लेक्स का कंपैरिजन करें तो फ्लोराइड से बना हुआ कॉम्प्लेक्स क्लोराइड के कॉम्प्लेक्स की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है। एग्जाम्पल के लिए देखें आयरन का Fe(F6) 2+ कॉम्प्लेक्स, इसके लिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट का मान 10⁶ और FeCl6 2+ कॉम्प्लेक्स के लिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट का मान 20 होता है। इसी प्रकार से क्लास ए मेटल के हैलाइड संकुलों का स्थायित्व क्रम F फ्लोराइड Cl-, Br- I- होता है, लेकिन यही क्रम क्लास बी के मेटल आयनों जैसे प्लेटिनम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड आदि के लिए इस क्रम का ठीक विपरीत क्रम होता है। इसी प्रकार से ऐसे मोनोडेंटेड लिगेंड जो आकार में छोटे होते हैं तथा जिनका डायपोल मोमेंट का मान अधिक होता है वे अधिक स्थायी संकुल बनाते हैं। सेकंड है बेसिक कैरेक्टर ऑफ लिगेंड्स। या लिगेंडों की क्षारीय प्रकृति। लिगेंडों के क्षारीय प्रकृति के संदर्भ में यह माना जाता है
कि लिगेंड यदि अधिक क्षारीय प्रकृति का है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके मेटल आयन के साथ अधिक सुगमता से मेटल लिगेंड बॉन्ड बना सकता है, जिससे वह स्थायी संकुल बनाता है। तो ऐसे लिगेंड जो H+ आयन के साथ दृढ़ता से बॉन्डेड रहते हैं, वे धातु आयन के साथ स्थायी संकुल बनाते हैं। इस तरह से फ्लोराइड आयन जो F आयन के साथ H आयन के साथ आसानी से बॉन्ड बना सकता है, ये अन्य हैलोजनों जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड की अपेक्षा अधिक स्थायी संकुल बनाता है। और इसी कारण से बेसिक कैरेक्टर NH3 का अधिक होने के कारण H2O या एको मॉलिक्यूल की अपेक्षा एक अच्छा लिगेंड होता है। इसी प्रकार से ये H2O HF की अपेक्षा अधिक अच्छा लिगेंड होता है और स्थायी संकुल बनाता है। ये बेसिक कैरेक्टर का प्रभाव एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के मेटल्स, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के स्थायित्व के व्यवहार को स्पष्ट करता है। लिगेंड की प्रकृति का तीसरा प्रभाव है कीलेट प्रभाव, जो कि किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के स्टेबिलिटी को प्रभावित करता है। ऐसे संकुल जिनमें कीलेट रिंग पाया जाता है वे अधिक स्थायी होते हैं, जबकि ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनमें कीलेट रिंग नहीं पाया जाता है वे अपेक्षाकृत कम स्थायी होते हैं। सामान्यतः एक दंती या मोनोडेंटेड लिगेंड की तुलना में मल्टी डेंटेड लिगेंड स्थायी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। मल्टी डेंटेड लिगेंड को कीलेटिंग लिगेंड कहा जाता है तथा उसके प्रभाव को कीलेट प्रभाव कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए निकिल 2+ आयन in aqueous medium plus 6 NH3 Ni NH3 6 2+, यहाँ अमोनिया मोनोडेंटेड लिगेंड है। दूसरे एग्जाम्पल में EN मीन्स इथिलीन डाइएमीन 3,2+। इन दोनों कॉम्प्लेक्स में पहले वाले कॉम्प्लेक्स के लिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट या लॉग बीटा का वैल्यू है 7.99 और दूसरे एग्जाम्पल में लॉग बीटा का वैल्यू है 18.1। तो यहाँ उदाहरण से स्पष्ट है कि ये निकिल मेटल आयन मोनोडेंटेड लिगेंड के साथ जो कॉम्प्लेक्स बनाता है हेक्साएमीन निकिल सेकंड, इसके लिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट का मान 7.99 और निकिल इथिलीन डाइमीन के साथ बनने वाले कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी कांस्टेंट 18.1 होता है। लिगेंड में कोऑर्डिनेशन साइट की संख्या में वृद्धि से भी कीलेट प्रभाव में वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के स्थायित्व में वृद्धि होती है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अमोनिया मोनोनेटेड लिगेंड, इथिलीन डाइएमीन, यहाँ 2 क्वाड्रेशन साइट हैं। तीसरा ट्राइन या ट्राई इथिलीन टेट्रामीन, इसमें 1 2 3 4 4 क्वाड्रेशन साइट हैं। इसमें 2 हैं, इसमें केवल 1 है। इनसे बना हुआ कॉम्प्लेक्स कॉपर का, इनकी स्टेबिलिटी को कंपैरिजन करें तो ये ट्राइन कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी सर्वाधिक होती है, उससे कम इथिलीन डाइएमीन वाले और सबसे कम अमोनिया लिगेंड वाले कॉपर कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी होती है। इनके लिए लॉग बीटा की वैल्यू इथिलीन डाइएमीन के कॉपर कॉम्प्लेक्स के लिए 19.7 और ट्राइन कॉम्प्लेक्स के लिए 20.5 होता है। तो इस एग्जाम्पल से ये स्पष्ट है कि किलेट रिंग वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी नॉन किलेटिंग लिगेंड वाले कॉम्प्लेक्स की अपेक्षा अधिक होती है। चौथा प्रभाव है किलेट रिंग साइज। किसी संकुल में किलेट वलय की संख्या जितनी अधिक होगी, संकुल उतना ही अधिक स्थायी होता है। 5 या 6 मेंबर्ड किलेट रिंग वाले कॉम्प्लेक्स होते हैं। 5 मेंबर्ड किलेट रिंग वाले कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी 6 मेंबर्ड किलेट कॉम्प्लेक्स से अधिक होता है जब रिंग में एटम केवल सिंगल बॉन्ड से जुड़े हों। इसके विपरीत 6 मेंबर्ड रिंग वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या किलेट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड 5 मेंबर्ड कॉम्प्लेक्स से तब अधिक स्थायी होते हैं जब वे हेटेरोसाइक्लिक लिगेंड या किलेट वलय में कॉन्जुगेशन यानी संयुग्मन पाया जाता हो। एग्जाम्पल के लिए एसिटिल एसीटोन, ये 6 मेंबर्ड रिंग है। इसका स्ट्रक्चर, ये दोनों एसिटल एसीटोन के कॉन्जुगेट रूप हैं। यहाँ मल्टीपल बॉन्ड होने के कारण रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो जाता है या इसका विस्थानीकरण हो जाता है, अर्थात पाई इलेक्ट्रॉन पूरे रिंग में फैल जाते हैं। इस कारण से रिंग में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है। पांचवा प्रभाव है लिगेंड का, जो कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के स्टेबिलिटी को प्रभावित करता है, वह है स्टेरिक इफेक्ट। इस प्रभाव को स्टेरिक हिंडरेंस भी कहा जाता है। त्रिविम बाधा में जब लिगेंड के दाता परमाणु यानी डोनर एटम से कोई भारी या बल्कि ग्रुप जुड़ा होता है, तब लिगेंड में आपसी प्रतिकर्षण पाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप मेटल लिगेंड बॉन्ड दुर्बल हो जाता है। अतः बड़े भारी लिगेंड से अपेक्षाकृत कम स्थायी संकुल बनता है। लिगेंड में भारी समूह की उपस्थिति के कारण इस उत्पन्न प्रभाव को स्टेरिक प्रभाव या स्टेरिक हिंड्रेंस कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए इथिलीन डाइएमीन वाले कॉम्प्लेक्स का टेट्रामेथिल इथिलीन डाइएमीन कॉम्प्लेक्स की अपेक्षा स्थायित्व अधिक होगा। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनमें ये लिगेंड जुड़ा हो
उसकी स्थायित्व अधिक होगी, और जिस कॉम्प्लेक्स में ये लिगेंड होगा उसकी स्थायित्व कम होगी, क्योंकि यहाँ डोनर एटम के साथ बल्की ग्रुप या भारी ग्रुप जुड़ा हुआ है। लिगेंड का छठवां कारण जो कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी को प्रभावित करता है वो है अदर फैक्टर्स। इस कारक में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आता है। कॉम्प्लेक्स में मेटल लिगेंड बॉन्ड में यदि कोवेलेंट प्रॉपर्टी उत्पन्न हो जाए तो भी उसका स्थायित्व प्रभावित होता है। तो ऐसे धातु आयन जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रॉपर्टी होती है उनमें मेटल लिगेंड बॉन्ड में कोवेलेंसी का प्रॉपर्टी पाया जाता है। ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल कॉम्प्लेक्स में कॉपर, जिंक फैमिली के और टिन और लेड, ये सब बातें हैं। कोवेलेंट नेचर आ जाने के कारण इनकी स्थायित्व भी प्रभावित होती है। एग्जाम्पल के लिए सिल्वर के हैलाइड आयन, इन हैलाइड आयनों की स्टेबिलिटी इस प्रकार से होती है। सिल्वर आयोडाइड कॉम्प्लेक्स सर्वाधिक स्टेबल होता है, फिर उससे कम फिर उससे कम फिर उससे कम। तो ये और ट्राई हैलाइड कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी इस प्रकार होता है। इनमें ये जो क्रम है वो सिल्वर और हेलोजन के बीच कोवेलेंट करैक्टर में वृद्धि के कारण पाया जाता है। इस तरह से ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। इसमें हमने पढ़ा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के स्टेबिलिटी में प्रभावित करने वाले कारक। थैंक यू।